हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक लिफ्टर्स। आज अपन बात करेंगे निफ्टी कल कहाँ खुल सकता है और आगे क्या एक्सपेक्ट करना है, कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूएस मार्केट की, जो अभी बहुत ज़्यादा डीप रेड है और इसके कारण अपन भी कल गैप डाउन खुल सकते हैं। और अगर इसके डीप रेड का रीज़न बताऊँ तो आज मॉर्निंग में यूएस की इन्फ्लेशन रेट आया था, जो 3.8% पर आया है, जो कि 3.7% फोरकास्ट था, उसको भी बीट करा। तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है और ये 2023 के मई के बाद आज इतना ज़्यादा आया है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है और वॉर के कारण ही ये है। तो इसके कारण कल अपन गैप डाउन गिर रहे हैं, क्योंकि अगर आप यूएस मार्केट देखोगे अभी, तो रसल 2000 2.616% डाउन है, नैस्डैक भी अराउंड 2% डाउन है। और अगर इसके साथ आप यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखोगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। अब जब भी यूएस बॉन्ड यील्ड इस रेट तक आई है, तो ट्रम्प ने हमेशा टैको करा है। यहाँ पे टैको करा था, यहाँ पे टैको करा था और अभी वापस उस लेवल पे आ चुका है। ये जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, उतना यूएस इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आ रहा है, उतना ही ट्रम्प पर प्रेशर आ रहा है, ट्रबल आ रहा है। तो उसे इस पॉइंट पे टैको करना ज़रूरी है, तो कुछ ना कुछ रिज़ॉल्यूशन चाहिए इस वॉर का। और ये वॉर बन चुका है यूक्रेन रशिया जैसा, जिसका कोई एंड नज़र नहीं आ रहा है। एंड रिसेंट में ट्रम्प ने भी बोला उनके ट्रुथ सोशल पे कि वो कोई हरी में नहीं है, कोई रश में नहीं है। उन्होंने ब्लॉकेट कर रखा है, ईरान पर इम्पैक्ट आ रहा है उस चीज़ का। तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है। एंड इसी बात को मोदी जी ने भी बताया कि आपको थोड़ा-सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि अब ट्रबल में आ सकती है कंट्री। और ये जो वॉल आया है, ये उसी कारण आया है, जो फ़ियर, जो पैनिक उन्होंने पब्लिक में दिया है। अब आज अगर आप एफआईआईज़ की सेलिंग देखोगे, तो अराउंड 2000 करोड़ की सेलिंग है। डीआईआईज़ की बाइंग देखोगे तो अराउंड 8000 की है। तो आज जो सेलिंग आई है, ये आपको क्या लग रहा है, क्यों इतनी बड़ी सेलिंग आई है? सिंपल सा रीज़न है, रिटेलर्स की सेलिंग है। वो पैनिक हुए हैं, क्योंकि एमटीएफ में काफ़ी ज़्यादा पोज़ीशंस ले रखी है रिटेलर्स ने, और वो आज उनको मार्जिन नोटिफ़िकेशंस आए होंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट के, और उसके कारण उन्होंने पैनिक होकर पैनिक सेलिंग करी है, जिसके कारण जो स्टॉक्स 1-2% गिरने चाहिए थे नॉर्मली, लेकिन वो एमटीएफ के कारण काफ़ी ज़्यादा पैनिक सेलिंग हुई है, उनमें 4-5% के नीचे गए हैं। अब निफ्टी को आप यहाँ पे देखोगे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल गैप डाउन खुलने का। लेकिन गैप डाउन में आप ये जो गैप देख रहे हो, ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एक। तो अगर जैसे गैप हमेशा फिल होती है मार्केट में, तो अब मार्केट अगर एंटर हो चुका है इस गैप में, तो इसको फिल ही करेगा। अब अगर कल गैप डाउन खुलता है, तो अगर इस पॉइंट के बीच में खुलता है, जो अराउंड 200 पॉइंट्स का डिफरेंस है, अगर इसके बीच में अपन कहीं भी ओपन होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर अपन ये गैप फिल करके एक शार्प बाउंस देख सकते हैं। और अगर इसके नीचे ओपन हो गए, तो यही चीज रेजिस्टेंस बन जाएगी, एंड देन मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगी, एंड फॉलो थ्रू होगा सेलिंग में भी। अब उसके साथ अगर यहाँ पे कहीं खुलते हैं, तो एक और पॉइंट है, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, ये 13 ईएम है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। और मैं 13 यूज करूँ, आप 9 यूज करो, 20 यूज करो। और इसका एक मैं लॉजिक भी बताऊंगा, एक कंसेप्ट भी बताऊंगा, जो आप नोट डाउन कर लो और हमेशा काम आएगा आपके। तो ईएमए जो होते हैं, जो 13, 9, 20, जो भी आसपास के ईएमए होते हैं, आप कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक देखोगे, वो कभी अपने ईएमए से ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। अब मैं 50 या 200 की बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे काफी ज्यादा दूर जा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ क्लोज वालों की बात करूंगा, 13, 20, 9, इनसे कभी भी इंडेक्स या स्टॉक ज्यादा दूर नहीं जाता। अगर वो दूर जाता है, तो वापस उनकी उनके क्लोज आता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से दूर आया, वापस रिट्रेस हुआ, उसके क्लोज गया, देन वापस नीचे सेलिंग आई, वापस गया, रिट्रेस हुआ, उस पर टच करा, वापस सेलिंग आई। सेम चीज यहाँ पे देखो, दूर गया, वापस नीचे आया, उसके क्लोज आया। अब दो चीजें होती है, अगर आप ईएमए से दूर हो, तो या तो स्टॉक कंसोलिडेट होगा जब तक ईएमए पास ना आ जाए, या तो वापस बाउंस बैक करेगा, ईएमए के क्लोज क्लोज खुद प्राइस जाएगी। तो आपको अब क्या दिख रहा है? आज निफ्टी काफी ज्यादा नीचे गया, ईएमए से काफी ज्यादा दूर जा चुका है। अब इस पॉइंट पे या तो कंसोलिडेशन साइडवेज, या तो बाउंस बैक चाहिए। अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे है, अगर इस सपोर्ट को टच करेगा, तो यहाँ से बहुत ज्यादा बाइंग ट्रिगर होगी, जिसके कारण एक अच्छा बाउंस आ सकता है कल। उसके बाद आपको पता है एफआईआई की सेलिंग भी ज्यादा नहीं है, तो कल भी वीक हो सकती है, जिसके कारण मार्केट में अच्छा एक वापस से बाउंस बैक मिल सकता है। अब ईएमए आपको एक चीज क्लियर करेगा, अगर जैसे आप यहाँ पे सोच रहे हो कि कल शॉर्ट करोगे, आपको ये ईएमए हेल्प करेगा बताने में कि यार इस पॉइंट पे शॉर्ट करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ईएमए दूर है। आप शॉर्ट करोगे, हाई चांसेस है कि वो कंसोलिडेट तो रिट्रेस होगा, क्योंकि ईएमए के पास जाना है। तो ये आपको ऐसे भी हेल्प करता है, एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हेल्प करता है। तो मैं कल इसमें बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
अब उसके साथ अगर स्टॉक्स की बात करेंगे तो मैं कुछ ही स्टॉक से जिनकी बात करूंगा, कुछ ही सेक्टर से, फार्मा सेक्टर से और हॉस्पिटल सेक्टर से। और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर भी काफी स्ट्रांग है, लेकिन इस सेक्टर की क्यों बात कर रहा हूँ, तो आज रिजल्ट आया न्यूलैंड लैब के, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, सरप्राइज दिया है मार्केट को। और कई चांसेस है कि कल ही अपर सर्किट पे खुले। और उन्होंने बोला है मार्जिन भी सप्रेस हो सकती है कमेंट्री में, मैनेजमेंट ने, क्योंकि ये आगे वो कैपेक्स की बात कर रहे थे कि वो R&D में लगाएंगे, न्यू मॉलिक्यूल्स में लगाएंगे, जो अच्छी एक पॉजिटिव बात है। एंड जब भी ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है तो फिर मार्जिन पे थोड़ा इम्पैक्ट आता है, तो वो चीजों की बात करिए, लेकिन स्टिल अ बिग सरप्राइज। तो बहुत अच्छा ओपन हो सकता है कल ये। अब ऑलरेडी CDMO सेक्टर, जो फार्मा सेक्टर है, वो बहुत स्ट्रांग है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है। सारे स्टॉक्स जो देख रहे हो आप, सब ब्रेकआउट के आसपास है, सब ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो इसके कल ओपन होने से मार्केट सबको रिवॉर्ड करेगा, तो उसमें कुछ स्टॉक्स है। अब इस टाइम पर मैं फार्मा सेक्टर पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जो फार्मा सेक्टर का Q4 है वो हमेशा बहुत अच्छा होता है। क्योंकि इसका लॉजिक बताता हूँ, US मार्केट का Q1 होता है जैन फेब मार्च वाला, और उनका Q3 होता है, Q4 होता है दिसंबर वाला। वो जो Q4 होता है उनका, दिसंबर टाइम वाला, वो उस टाइम पे ऑर्डर्स नहीं देते हैं। अब अपनी CDMO जो कंपनीज है, ये एक्सपोर्ट करती है, मोस्टली US को ही करती है, तो उस टाइम पर ऑर्डर्स नहीं आते, क्योंकि वो इन्वेंट्री क्लियर अप करते हैं, उनके पास जो रखा हुआ उसको क्लियर करना है, नए ऑर्डर्स क्यों देंगे। तो वो जो क्वार्टर होता है, Q3, वो अच्छा नहीं आता। लेकिन Q4 जो उनका नया फाइनेंशियल ईयर है, तो वो वापस से इन्वेंट्री स्टॉकअप करते हैं, वापस से ऑर्डर्स देते हैं नए, जो अपने CDMOs को आते हैं, और उसके कारण Q4 बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्यों ये सेक्टर स्ट्रांग है। उसके साथ ये एक सेफ सेक्टर भी है। मतलब मैं आपको बताऊंगा सेफ सेक्टर किस सेंस में। तो जब वॉर जैसी सिचुएशन आती है, या कुछ भी ऐसा फियर आता है मार्केट में, पैनिक आता है, तो FMCG और फार्मा सेक्टर सबसे सेफ सेक्टर होते हैं। जो ग्रोथ वाले होते हैं, IT, ऑटो, इन सबसे पैसा निकलता है, और इसी सेक्टर्स में आता है। तो ये एक इनके लिए स्ट्रांग पॉइंट है। उसके साथ नंबर्स अच्छे आ रहे हैं सबके, वो स्ट्रांग पॉइंट है। टेक्निकली सारे ब्रेकआउट के आसपास है, तो ये भी अच्छे पॉइंट्स है। कुछ हॉस्पिटल से, जैसे किम्स की बात करी थी, काफी स्ट्रांग है, और नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। कैपेक्स कर रहे हैं, बेड कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और ऑल टाइम हाई के क्लोज है, लेकिन EMA से दूर है, 90 डिग्री का एक्सटेंड हो चुका है। तो थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, थोड़े मल्टीपल दोजी या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, उसके बाद बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर CDMO में बात करूंगा तो साई लाइफ साइंसेस, वन ऑफ माय फेवरेट। इसका रिजल्ट है 14 को, बहुत अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा पर्सनल बायसनेस है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। और ये दिख रहा है आज रीटेस्ट लेवल पे, उसके साथ EMA का भी सपोर्ट लिया है, और ऑल टाइम हाई पे ही था। नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, न्यूलैंड के नंबर अच्छे आए तो कल मार्केट इसको रिवॉर्ड कर सकता है। एंड मैं इसमें काफी टाइम से इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बुलिश हूँ इस पे, फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। तो साई लाइफ साइंसेज एक है आपके लिए। उसके साथ दूसरा स्टॉक है ऑरो फार्मा, जो अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर नहीं है, पर ये जो आप सेटअप दिख रहे हो, कैंडल स्टिक पैटर्न वाला, मल्टीपल दोजीज, जो ऐसा पैटर्न बनता है, और जब वॉल्यूम कम होती है तो प्राइस में ब्लास्ट आता है। तो अगर मार्केट कल न्यूलैंड को रिवॉर्ड करेगा, उसके साथ सेक्टर को रिवॉर्ड कर सकता है। तो ये भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छा एक बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन एक पॉइंट आपको समझनी पड़ेगी, अगर निफ्टी कल बहुत ज्यादा ग्रीन होता है, तो थोड़े कम चांसेस है कि फार्मा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि ये सेक्टर है, जब वो नहीं परफॉर्म करते हैं तो करते हैं, सस्टेन करते हैं। तो थोड़ा सा उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक्स आप शॉर्टलिस्ट करके रखो, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो, आपको आगे हेल्प कर सकते हैं। उसके साथ अपोलो हॉस्पिटल, अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गोट, तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। आप देखो सेटअप आपको क्लियरली दिख रहा है कितना अच्छा है, रीटेस्ट के पॉइंट पर है, थोड़ा सा EMA से दूर है, लेकिन ठीक है, तब भी यहाँ तक आएगा, तब तक EMA भी क्लोज आएगा, उसके बाद अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लॉरस लैब्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर है। सन फार्मा, ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है निफ्टी फार्मा का, अराउंड आई गेस 26-27% होल्ड करता है अकेला ये, जिसने शायद इसे ऊपर रख रखा है सेक्टर को। और ये भी यहाँ पे काइंड ऑफ रीटेस्ट लेवल पे थोड़ा आज वीकनेस आई है, क्योंकि काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो चुका था। तो ये इसको भी आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। यहाँ पर अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट मिले, उसके बाद ऊपर निकले रेंज से, तो अपने को अच्छा मूव मिल सकता है। न्यूलैंड एस्टरडीएम, इसमें काफी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसी रेंज पर कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है इसमें, तो इसको भी शॉर्टलिस्ट करके रखना। और एंथम बायोसाइंसेज ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। बायोकॉन बायोकॉन की बात करेंगे तो बायोकॉन बहुत टाइम से एक ही पॉइंट को टेस्ट कर चुका है, अब इस बार स्ट्रांग दिख रहा है उसको क्रॉस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर
काफी ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है 90 डिग्री पर, थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगेन चाहिए। बट अगर रिट्रेसमेंट आ जाए, फॉल आ जाए, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, फिर इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे ये कंसोलिडेट होने लग जाए तो अपन इसमें एंट्री बना सकते हैं आगे टाइम पे। उसके साथ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बस यही सेक्टर है और यही स्टॉक्स है जिसपे मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ज्वेलरी सेक्टर गिरा है, मार्केट में फियर आया है, काफी सेक्टर्स गिरेंगे, काफी सेक्टर्स के लिए बुलिशनेस नहीं है, क्योंकि वॉर का और क्रूड ऑयल का काफी कंपनी उस पर इम्पैक्ट है और उसको आप नहीं अवॉइड कर सकते। कोई भी कंपनी इस हेडविंड को अवॉइड नहीं कर सकती, मैक्रोज वालों को। तो सिर्फ यही सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हमेशा लास्ट मोमेंट पे आके ट्रंप ने पार्टी बिगाड़ी है इस सेक्टर की, क्योंकि वो टैरिफ लगा देते हैं, लेकिन इस बार शायद ना वो प्रेशर आए, तो ये सेक्टर काफी अच्छा कर सकता है। स्टॉक्स मैंने आपको बताया, इन पे फोकस कर सकते हो। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर देना या लाइक कर देना, तो मैं ऐसी निफ्टी एनालिसिस की या स्टॉक्स की वीडियो डालता रहूंगा। थैंक यू।